हेलो। इससे प्रीवियस केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे एवरेज रेट हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या उस पे हम लोगों को कैसे उसको अप्लाई करना पड़ता है टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करके, फिर उस पे टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाने, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, स्लोप निकाल लेना टेंजेंट की। ठीक हो गया। तो इसको अगर आप देखोगे तो हो जाएगा आपका ये। अब है हमारा, अगर हम लोगों ने रेट निकाला, ये डेल्टा है, इसका मतलब ये एवरेज रेट होगा। अगर डी लिखा होता है यहाँ, यहाँ भी डी, ये ट्राइंगल की जगह यहाँ भी डी होता, तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, तो क्या होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट। डेल्टा है, इसका मतलब एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये रिएक्टेंट के केस में तो तब माइनस, प्रोडक्ट के केस में तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। और फिर अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर कुछ भी हो सकती है रिएक्शन, ये चीज हम लोगों ने देखी थी, रिएक्शन कुछ भी हो सकती है। ए की ए यहाँ से आगे से कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी लगा हो सकता है, और ये कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, बी कुछ भी लगा हो सकता है, ये कुछ भी रिएक्टेंट हो सकता है। इस तरफ वाले पूरे रिएक्टेंट थे और इस तरफ वाले प्रोडक्ट थे। ठीक है, तो सी की जगह कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, आगे से डी कुछ भी नंबर हो सकता है, और ये कुछ भी रिएक्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है इसके लिए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इन सबको बराबर करने हैं, तो कैसे निकालेंगे कहा था, 1 अपॉन वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे, जो भी उसके आगे से लगे। जैसे देखो क्या आएगा यहाँ पर को, 1 अपॉन ए हो जाएगा सीधे सीधे, दूसरे में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी हो जाएगा, फिर 1 अपॉन सी हो जाएगा, फिर 1 अपॉन डी हो जाएगा, और सारे बराबर हो जाएंगे। कैसे, अब रिएक्टेंट है तो माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, रिएक्टेंट है तो माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर देना उसको बस ब्रैकेट में रख के। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, तब माइनस आ रहे इधर, तब माइनस आ रहे इधर, ये हम लोगों ने पहले देख लिया था। अब देखो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। रिएक्टेंट के केस में हमारा माइनस आता था, लेकिन उसको प्लस बनाने के लिए बाहर से भी माइनस लगाते थे, जैसे यहाँ लगाया हुआ है, और प्रोडक्ट के केस में तो वैसे ही प्लस आता था। ठीक है, अब देखो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम लोग को इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बताना है, तो वो किस तरीके से बताया जाता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कि घटेगी, क्या होगा उस पे, वो चीज अगर हम लोग को बताना है तो वो किससे बताया जाता है, ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन करके भी आता है। ये रिएक्टेंट का क्या असर पड़ रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो लॉ ऑफ मास एक्शन से बताया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोल रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ही बोल सकते हैं। जैसे देखो इसको ऐसे समझो, रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जो ये हमारा लॉ है वो क्या कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्मॉल आर से दिखा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली रिलेशन है इनके बीच में। अब देखो हमारे पास क्या है, if reaction making more than one type of reactant with different stoichiometric coefficient। अगर ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही हो हर बार एक ही रिएक्शन वाला हो, ठीक है, और उसके आगे से कुछ भी लगा थोड़ी है अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर ऐसा हो एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और उसके आगे से क्या लगाओ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाओ, तो तब क्या करेंगे, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तब क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तब भी रहेगा, ये रिएक्टेंट की पे ही डिपेंड करेगा, ए की पावर ए कर देंगे, जो उसके आगे से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बी की पावर बी कर देंगे। अब इतना समझ में आ जाएगा, आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करना है इसको लिख के। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है हमारा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताने के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, वो बताने के लिए क्या करना पड़ता है, एक होती है हमारे पास कोलिजन स्टेट थ्योरी। इस कोलिजन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बोल रहे हैं जब वो आपस में टकराते हैं। मतलब कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तब जाके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, आफ्टर कोलिजन विद ईच अदर दैट इज कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नेसेसरी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा कोलिजन हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना मतलब टकराना, उनका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टकराना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो अगली चीज की हमारी, तो टेम्परेचर का इफेक्ट बनाने ना हम लोग को, तो देखो क्या बोलता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, और क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बोल रहे हैं वैसे वैसे टकराने की जो रेट है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वो बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन ज्यादा जल्दी पूरी होगी या रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का बढ़ जाएगा। और फिर ऐसा बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन किए गए उससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 2.5 गुना या 3 गुना बोल सकते हैं, 2 से 2.5 गुना लिखा है, 2 से 2.5 गुना बढ़ जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग हुआ है, ठीक है। ये 2 से 2.5 गुना एक किसी बहुत सारी रिएक्शंस में ऑब्जर्व किया होगा तो तब उसका एवरेज निकाल के दे रखे, ठीक है। अब देखो हमारा कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब बेसिकली कैटेलिस्ट तो हम लोग यहाँ पर को पढ़ेंगे नहीं, फिर भी कैटेलिस्ट बता देता हूँ। जैसे देखो रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ना। अब हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं इस पे, लेकिन कुछ चीज आप लोगों ने कभी देखा होगा, जो एरो है यहाँ पर को एरो का निशान, इसके ऊपर से कुछ चीज लिखी होती है, जैसे एसिड बेस कुछ भी लिखा हो सकता है या कैटेलिस्ट लिखा होता है, वो अलग अलग नाम लिखे होते हैं उनके। तो वो हमारे क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मतलब कि केमिकल रिएक्शन जल्दी भी हो सकती है कैटेलिस्ट डालने से, और कैटेलिस्ट डालने से केमिकल रिएक्शन हमारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट धीरे भी हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग इफेक्ट होते हैं। तो वही इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट बताने की कैटेलिस्ट डालने से हमारा क्या होगा, रिएक्शन तेज होगी कि घटेगी या रुक जाएगी, वो चीज हमको बतानी है, ठीक है। अब देखो बता रखे कि कैटेलिस्ट ऐसे हमारे सारे सब्सटेंसेस या ऐसी सारी स्पीसीज जो क्या होती है हमारी इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे इंक्रीज करेंगी, बाई एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक चीज देखो, अब जब हमारा ये मान लो कि रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब ये देखो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है ना ज्यादा है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी आर यहाँ पर को दिखा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है बोल रहे, जब वो एक यहाँ पर कोई एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होता है उसको जब क्रॉस कर देता है, ठीक है। पहले रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये वाली एनर्जी उसको क्रॉस करनी है, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तब जाके वो प्रोडक्ट को क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा ऊपर उसको इस पॉइंट में जाना पड़ रहा है, पहाड़ मान लो, ठीक है, इधर जाना पड़ रहा है। तो इसको क्रॉस करने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, कैटेलिस्ट क्या कर सकता है, उसको दूसरा पाथ दे देता है बोल रहे हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। देखो पहले रिएक्टेंट को यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना ऊपर जाना पड़ा था, यहाँ से इतनी ऊपर जाके तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन क्या करता है बोल रहे हैं कैटेलिस्ट, उसको ये वाला पाथ दे देता है जिससे वो क्या हो जाए, रिएक्टेंट सीधे सीधे यहाँ तक जाए, फिर उसके बाद सीधे सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब आसान हो जाएगा उसके लिए। देखो आप ऐसे समझो ना, आपको आपके पास आपको इधर से यहाँ जाना है, ठीक है। आपको इधर से यहाँ जाना है, पहाड़ क्रॉस करके जाना है। आपके पास दो पहाड़ है, एक इतना बड़ा पहाड़ है, एक दूसरा इतना छोटा सा पहाड़ है, ठीक है। तो कहाँ से ज्यादा शॉर्ट रहेगा, आपको इस वाले से रहेगा ना, क्योंकि इसमें कम चढ़ाई है, ठीक है, शॉर्ट है। ये वाले में तो इतना चढ़ना है, बाप रे, इतनी ज्यादा एनर्जी का गैप है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ये इन द अब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी, ये वाली बोल रहे हैं, ठीक है। इन द अब्सेंस, अगर हम लोगों ने कैटेलिस्ट ने डाले तो इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों को क्रॉस करनी पड़ी है, तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो लेकिन अगर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम चाहिए हो रही है बोल रहे इतनी, लेकिन कैटेलिस्ट की एब्सेंस में इतनी ज्यादा, ठीक है। तो तब जाके ये हमारा एनर्जी का कर्व है, ये रिएक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। रिएक्शन धीरे 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो वही बोल रहे हैं कि कैटेलिस्ट की मदद से क्या हो जाता है, एक अल्टरनेटिव पाथ मिल जाता है बोल रहे हैं रिएक्टेंट को, जिससे वो लो एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर कैटेलिस्ट क्या करता है, व्हेन कैटेलिस्ट, जब हम लोग कैटेलिस्ट को डालेंगे किसी भी रिएक्शन में, वो क्या कर देता है बोल रहे हैं, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसको लो एक्टिवेशन एनर्जी देके, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ लेना है, यहाँ पर को अल्टरनेटिव है, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब कि एक उसको और ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ना, ये घर है मान लो तुम्हारा, आर पे को पी पे को जाना है, तुम्हें बाजार जाना है, तो कौन से रास्ते जाओगे। अगर वैसे तो अब तुम लोग कह दोगे कि हाँ हमको ज्यादा घूमना पसंद है, लेकिन देखो ना भाई इतना चढ़ाई चढ़ के जानी है, लेकिन इस पे इतना शॉर्ट जाना है, ठीक है। तो तब बोल रहे हो, बस एक एग्जांपल था, ये मत लिख देना पहाड़। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आप लोग अलग अलग बुक पढ़ोगे, अलग अलग आप लोगों के पास नोट्स होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, ये मेरा अलग से, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करता है, हमने अभी तक क्या क्या देखा, देखो कैटेलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, और क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट हम लोगों ने कितना मात्रा में लिया है, ठीक है। ये मैंने उस समय शायद बताया नहीं, रिएक्टेंट की मात्रा कितनी है, रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाने पे बढ़ेगा या घटाने पे घटेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वही बाद में शायद बताया था, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है अगली चीज, यहाँ पर को सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट है, ज्यादातर आप लोग देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज देखना, ठीक। ज्यादातर हमारा क्या चीज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो क्या बोल रहे हो, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट से क्या मतलब होगा यहाँ पर को,
जैसे जैसे क्या बोल रहे हैं इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा बोल रहे हैं उतना ज्यादा वो टकराएंगे आपस में, ठीक है, उतना ज्यादा टकराएंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में सरफेस में, ठीक है, उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, उतना ज्यादा टकराएंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और टकराना उनका बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब एक और लास्ट इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का क्या इफेक्ट होता है, और भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, लास्ट वाला देखो क्या होता है बोल रहे लाइट की प्रेजेंस में भी हमारे बहुत सारी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, या तो बढ़ सकते हैं या तो घट, सॉरी, या तो बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइट बोल रहे हैं कि फैक्टर वो भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये तीन चार भी याद कर लोगे बहुत है, बाकी बुक वगैरह से पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर वो कर लेते हैं जिससे हम लोग को थोड़ा एक आइडिया आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, बताने के लिए, फिर इसके बाद मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी सही नहीं रहती। तो देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर दे रखे 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मेरे हिसाब से टेम्परेचर का ज्यादा रोल नहीं है, उसने बस खाली आप लोगों को नॉलेज के लिए यहाँ पर को दे दिया है। रिएक्शन दे रही है 2A प्लस 3B गिव्स 4C, ठीक है, रिएक्शन हो गई। अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होता है बोल रहे हैं, घटता है बोल रहे हैं बाई क्वांटिटी, उसका वो भी दे रखा है कि कितना घट रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो ये रिएक्शन है ना हमको दे रखे 2A प्लस 3B गिव्स 4C, उसमें कितना कंसंट्रेशन घट रहा है बोल रहे हैं 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, ये यूनिट होती है ना कंसंट्रेशन की, मोल पर लीटर, पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में कभी 12th में, ठीक है, या जिसने नहीं पढ़ा 11th से 12th में, इन 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम दे रखे 10 सेकेंड। तो हम लोगों को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताने बोल रहे, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सबसे पहले तो इसको ही उतार दो सेम का सेम, ठीक है, 2A प्लस 3B गिव्स 4C, रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग एक बार रेट ऑफ ये वाला लिख दें इसके लिए, जिससे क्या बोलते हैं सारे ये बराबर आ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन वाली टर्म। तो देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर को, रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू अगर लिखेंगे तो स्मॉल आर से चलो डिनोट कर देता हूँ रेट एक्सप्रेशन को, तो देखो 1/2 कर दूंगा सीधे सीधे। सबसे पहले तो क्या कर देना 1/2 माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्यों करा है क्योंकि एवरेज रेट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर को, ठीक है, 1/2 टाइम भी देख लो ना 10 सेकंड दिया है, तो 10 सेकंड बहुत काफी लंबा चौड़ा टाइम होता है 10 सेकंड, ठीक है, एक सेकंड ही बहुत बड़ा टाइम हुआ एक हिसाब से, तो देखो एक सेकंड में क्या से क्या हो जाता है, तो 1/2 कर लूंगा, माइनस क्यों करा क्योंकि रिएक्टेंट है ए और बी, यहाँ पर को हमारा रिएक्टेंट है ना, तो माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, कि ए में कितना चेंज आया अपॉन में कितना टाइम था, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3 माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, माइनस क्यों करा बी में भी क्योंकि ये भी हमारा रिएक्टेंट है, इक्वल टू 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट के लो, और ब्रैकेट में लिखना जरूरी है इनको क्योंकि कहीं पे को माइनस भी है और फिर मल्टीप्लाई करते टाइम भी सही रहेगा तब, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा टाइम से कट जाए ना, तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तब कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो माइनस का डेल्टा ए की वैल्यू दे रखी है बोले क्वेश्चन में, ये देखो पढ़ा तुम लोगों ने 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, ठीक है, दे रखी है 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, वो भी माइनस डेल्टा ए क्यों लिखा है वो क्योंकि रिएक्टेंट है, ठीक है, उसका डिसअपीयरेंस का रेट दिया है देखो डिक्रीज्ड बाई लिखा है ना, तब कहते हैं ध्यान से पढ़ना चाहिए। टाइम दे रखे देखो 10 सेकंड दे रखे, तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, हमको निकालना क्या क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो आसान से क्या कर देंगे, देखो ध्यान से देखो इस वाले को पूरे को किसके इक्वल कर देंगे 1/2 माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को किसके बराबर कर देंगे, हमको क्या निकालना है डेल्टा 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दिस अपीयरेंस ऑफ सी निकालना है। अपीयरेंस ऑफ सी की कह रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, प्रोडक्ट तो धीरे धीरे बनता है तब, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, बी वाले से कुछ काम नहीं, अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछता तब भी हम लोग इन दोनों को इक्वल कर देते, या जो भी करते हो बात की बात है, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैसे निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में रख के, तो देखो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के हमारा प्रोडक्ट के बराबर है, लेकिन उसके आगे से 1/4 भी लगा है, तो देखो सबको बराबर करेंगे, इसको 1/2 माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कर दूंगा किसके, क्या निकालना है मेरे को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है, तो सी हमारा प्रोडक्ट है, बराबर करूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ से 2 को इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, देख लेते हैं अब ये देखो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आ रहा है बोल रहा है 4/2, इसने ऐसे कर दिया देखो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी निकालना है ना हमको, तो क्या कर दिया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी को, शायद क्लियरली विजिबल नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी क्या कर देना है 4/2 माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी
अब देखो 4/2 क्या होगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ये 1.8 दे रखी है माइनस का डेल्टा ए की वैल्यू, ये देखो 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन में टाइम कितना दिया था, टी की वैल्यू 10, ठीक है। इसी पूरे को सॉल्व कर रखे हैं ना, 4/2 वाले को 2 लिख दिया, माइनस का डेल्टा ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, डेल्टा टी की वैल्यू 10 है। अब देखो ये 10 अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर को 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, 10⁻⁻4 बनेगा ना, हाँ 10⁻⁻4 बनेगा, ठीक है सही है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.8 कितना होगा, 3.6 से मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। एक बार आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा कि कितना आ रहा है हमारा आंसर, वैसे मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। देखो 10 यहाँ से ऊपर गया ना तो माइनस हो जाएगा, तब कह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहते तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर को विजिबल कम है क्योंकि मैंने फोटो तो अच्छे से खींची थी लेकिन ये थोड़ा ब्लर हो जाते हैं ना कभी, लिखा भी एक तो जल्दीबाजी में, ठीक है। थैंक यू।